केस लॉ रिसर्च का सही तरीका क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, एक न्यू एडवोकेट के रूप में आपको यह समझना होगा कि वकालत केवल कानूनों को याद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जानने का पेशा है कि उन कानूनों की व्याख्या अदालतें कैसे करती हैं। इसे ही केस लॉ या पूर्वोदाहरण कहा जाता है। एक पुरानी कहावत है कि एक अच्छा वकील वह नहीं जो सारा कानून जानता हो, बल्कि एक अच्छा वकील वो है जो यह जानता हो कि कानून कहां पर खोजना है। तो आइए जानते हैं कि केस लॉ रिसर्च का सही तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि केस लॉ क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है। विधायिका यानी संसद या विधानसभा कानून बनाती है, लेकिन उन कानूनों को वास्तविक परिस्थितियों पर कैसे लागू किया जाए यह तय करने का काम न्यायपालिका का है। जब कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की व्याख्या करते हुए कोई फैसला सुनाता है तो वह फैसला भविष्य के समान मामलों के लिए एक नियम का या कानून बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? केस लॉ कहते हैं। संविधान और कानूनी आधार क्या है इसके? अनुच्छेद 141 तो आपने सुना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। स्टेयर डेसिसिस यह न्यायशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसका अर्थ है जो तय हो चुका है उस पर कायम रहना। इसी सिद्धांत के आधार पर निचली अदालतें ऊपरी अदालतों के फैसलों को मानने के लिए बाध्यकारी हैं। अब बात करते हैं कि न्यायालयों का पदानुक्रम और पूर्वोदाहरण का प्रभाव क्या होता है। रिसर्च शुरू करने से पहले एक न्यू एडवोकेट को यह पता होना चाहिए कि कौन सा फैसला किस अदालत पर बाध्यकारी है और कौन सा केवल अनुनयात्मक यानी कि मार्गदर्शन है। इसमें अब समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं जो कि इसके फैसले भारत की सभी अदालतों यानी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट पर पूर्ण रूप से बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बड़ी बेंच का फैसला छोटी बेंच के फैसले को पलट सकता है। दूसरा, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय। आपके राज्य के हाई कोर्ट जैसे राजस्थान हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला उस राज्य की सभी निचली अदालतों जैसे ट्रायल कोर्ट पर बाध्यकारी होता है। तीसरा, अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय। यदि आप मान लीजिए राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान की निचली अदालत किसी निचली अदालत में बहस कर रहे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट को का कोई फैसला पेश करते हैं तो वह बाध्यकारी नहीं होगा। यदि वह राजस्थान में है, राजस्थान में ही आप उसे पेश करते हैं निचली अदालतों में, तो वह बाध्यकारी होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि मान लीजिए अदर स्टेट का हाईकोर्ट का कोई फैसला वह बाध्यकारी वो नहीं होगा, बल्कि मार्गदर्शन हो सकता है। जज साहब उसे मान भी सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं। रिसर्च करते समय हमेशा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट फिर उन अपने राज्य के हाईकोर्ट के फैसले आपको खोजने चाहिए। अब बात करते हैं कि एक जजमेंट की संरचना को आपको समझना होगा। जब आप कोई केस लॉ खोजते हैं तो वह 50 या 100 पन्नों का हो सकता है। पूरे फैसले में सब कुछ कानून नहीं होता है। एक फैसले के मुख्य रूप में से 2 कानूनी हिस्से होते हैं साथियों। पहला, इसमें रेशियो डेसिडेंडी निर्णय का आधार क्या रहा है, यह फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह कानूनी सिद्धांत या कारण है जिस पर जज साहब ने अपना फैसला आधारित किया है। केवल रेशियो डेसिडेंडी ही बाध्यकारी होता है साथियों। ओबिटर डिक्टा, फैसला सुनाते समय जज साहब कई बार सामान्य टिप्पणियां जैसे उदाहरण या विचार व्यक्त करते हैं जो सीधे तौर पर केस के मुख्य मुद्दे से नहीं जुड़े होते। ये टिप्पणियां बाध्यकारी नहीं होती हैं। अब आपको रिसर्च टिप बताते हैं थोड़ी सी। एक न्यू एडवोकेट को हमेशा फैसले का रेशियो खोजना चाहिए। यदि आप ओबिटर डिक्टा को मुख्य कानून मानकर कोर्ट में पेश करेंगे तो विपक्षी वकील या जज साहब उसे तुरंत खारिज कर सकते हैं। साइटेशन को पढ़ना और समझना आपको आना चाहिए साथियों। वैसे हमने वीडियो बना रखा है इस पहले भी, फिर भी आपको बता देते हैं कि कानूनी रिसर्च में यह हर केस का एक पता होता है जिसे साइटेशन कहते हैं। किताबों या सॉफ्टवेयर में केस खोजने के लिए साइटेशन पढ़ना आना चाहिए। भारत में प्रमुख लॉ रिपोर्ट्स जैसे लॉ जर्नल्स हैं बहुत सारे, जिसमें AIR है, ऑल इंडिया रिपोर्ट्स है, SEC है, सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं, SCR है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स इसमें शामिल हैं। तो साथियों, साइटेशन का उदाहरण आपको बता देते हैं। कई बार लिखा होता है 1973 4 SUC 225, इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब इसमें आपको समझा देते हैं कि 1973 क्या है, वह वर्ष जिसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट में प्रकाशित हुआ। इसमें 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है वॉल्यूम है। इसमें उस वर्ष प्रकाशित किताब का भाग कौन सा है। SEC का मतलब वो कौन से लॉ जर्नल में उसमें है यह चीज़। 225 का पृष्ठ संख्या होगा जहाँ पर फैसला शुरू होता है, फैसला जहाँ से। और जब आप यह साइटेशन SEC ऑनलाइन या लाइब्रेरी में खोजेंगे तो आपको सीधा वही केस वहां पर मिल जाएगा। केस लॉ रिसर्च करने के प्रमुख साधन कौन कौन से होने चाहिए? आज के डिजिटल युग में रिसर्च मुख्य रूप से ऑनलाइन होती है साथियों। सशुल्क डेटाबेस भी उपलब्ध है। इसमें SEC ऑनलाइन, मनुपात्रा, लेक्सिस, नेक्सिस, इसमें सबसे सटीक हेड नोट्स और रिसर्च टूल यहाँ पर उपलब्ध हैं। मुफ्त डेटाबेस, इंडियन कानून, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की आधिकारिक वेबसाइट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर आप जजमेंट्स मिल जाएंगे। ऑफलाइन साधन जिसमें कोर्ट की लाइब्रेरी में मौजूद AIR, SEC, CR, LJ, क्रिमिनल लॉ जर्नल के वार्षिक इंडेक्स आप वहाँ पर खोज सकते हैं। केस लॉ रिसर्च की प्रक्रिया हम जान लेते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, रिसर्च वास्तव में ही कैसे की जा सकती है। अब मान लीजिए आपके पास एक मौकिल आया और आपको उसके लिए एक केस खोजना है। इसका पहला स्टेप क्या होगा?
अपने मामले के तथ्यों और विवादकों को आपको पहचानना है, क्या क्या इशू है, फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले अपने केस के मुख्य तथ्यों को एक पेपर पर लिख लें। यह तय करें कि आपका कानूनी सवाल क्या है। उदाहरण समझते हैं, यदि किसी पति ने अपनी पत्नी को अचानक उकसावे में आकर मार दिया, यहाँ मुख्य तथ्य हत्या और अचानक उकसावा है। कानूनी मुद्दा यह है कि क्या यह आईपीसी की धारा 302 है या फिर धारा 304 है। आपको बता दें कि आजकल बीएनएस और बीएनएसएस जैसे भारत के नए कानून आ गए हैं, उनके तहत अब ये आईपीसी नहीं होगा। जो पुराना मामला है 2023 से पहले का, वो आईपीसी के तहत चलेगा, और बीएनएसएस के जो मामले हैं 2023 के जो बाद हैं, 24 के बाद में, वो उनके उससे चलेंगे। चरण 2, प्रासंगिक कानून और धाराएं खोजें। बिना धारा जाने केस लॉ नहीं खोजा जा सकता है। ऊपर जो हमने आपको बताया उदाहरण में, आपको पता होना चाहिए कि आपको जो बीएनएस की धारा जो भी लगती है आपको पता होनी चाहिए। स्टेप 3, कीवर्ड्स और बुलियन सर्च का उपयोग करना है। लीगल डेटाबेस जैसे मनोपात्रा एसएससी ऑनलाइन में सर्च बार होता है, वहां पूरी कहानी टाइप करने की बजाय बुलियन ऑपरेटर्स एंड और का इस्तेमाल करें। एंड का उपयोग दोनों शब्द होने चाहिए, जैसे मर्डर एंड, इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। और का उपयोग कोई भी ऐसा शब्द हो जैसे कि वाइफ, और इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्ट फ्रेज का उपयोग कर सकते हैं। जब आपको बिल्कुल वही लाइन चाहिए तो आप वहां पर लिख सकते हैं, जैसे ये लाइन लिखी हुई है इसमें। तो आप इस प्रकार से स्टेप 4 इसमें एडवांस सर्च आप कर सकते हैं धारा के अनुसार। अच्छे लीगल सॉफ्टवेयर में स्टेट सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और वहाँ आप एक्ट का नाम में इंडियन पीनल कोड जैसे बीएनएस सेक्शंस इतना आप लिख कर वहाँ सर्च कर सकते हैं। इससे आपको सिर्फ वही केस मिलेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में धारा, जिस भी धारा पे आप चाहते हैं उसका जिक्र वहाँ पर किया गया हो। स्टेप 5, हेड नोट आपको पढ़ना आना चाहिए। सर्च करने पर आपको सामने सैकड़ों केस आ जाएंगे, वहाँ पर पूरा केस पढ़ने में घंटों लग सकते हैं। इसलिए हर फैसले के ऊपर एक पब्लिशर द्वारा एक हेड नोट दिया जाता है। नए वकीलों को पहले 5 से 10 केस के केवल हेड नोट पढ़ने चाहिए। जिस हेड नोट के तथ्य आपके सामने जो आपके केस से मिलते जुलते हों, वो केवल उसी केस को पूरा पढ़ें। 7वां, रिसर्च की सटीकता, ओवररूल्ड केसों से बचाओ। ओवररूल्ड का मतलब यह है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए किसी फैसलों को पलट दिया है, पहले पुराने फैसले को किसी दूसरी बेंच ने, तो आपको लेटेस्ट जो जजमेंट है आपको ध्यान रखनी है। रिसर्च का सबसे खतरनाक हिस्सा ये हो सकता है एक ऐसा केस कोर्ट में पेश करना जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हो। यह एक वकील के रूप में आपकी सबसे बड़ी पेशेवर लापरवाही मानी जाएगी। गुड लॉ वह फैसला जो आज भी लागू है। ओवररूल्ड, जब किसी छोटी बेंच जैसे 2 जजों की बेंच है के फैसले को किसी बड़ी बेंच जैसे 3 या 5 जजों की बेंच ने भविष्य के किसी मामले में गलत ठहराकर खारिज कर दिया हो। आपको पता होना चाहिए। कैसे चेक करें? जब आप एसएससी या मनोपात्रा पर कोई भी केस खोजते हैं, जैसे इस प्रकार के बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे, तो ऊपर जो हमने ऊपर लाल रंग का निशान या लिखा होता है उसमें कि क्या इस केस को बाद में किसी और केस में ओवररूल्ड किया गया है। हमेशा चेक करें कि आप जो फैसला जज साहब को दे रहे हैं वह फैसला आज की तारीख में गुड लॉ है। अदालत में केस लॉ पेश करने का सही तरीका क्या है? जब आपको अपने पक्ष का सही जजमेंट मिल जाए तो उसे अदालत में कैसे पेश करना है उसके भी निश्चित नियम बनाए गए हैं। प्रासंगिकता, पहला, अदालत में जज साहब के सामने केवल वही जजमेंट पेश करें जिसके तथ्य आपके केस के तथ्यों से 90 से 100% मिलते हों। केवल कानून का एक बिंदु मिलने से केवल वह केस लागू नहीं हो जाता है। हाईलाइट करना, पूरा 50 पेज का जजमेंट जज साहब को पढ़ने के लिए न दें। हमेशा उस विशिष्ट पैराग्राफ को पीले मार्कर से या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध है वहां से हाईलाइट करें जिसमें आपके मतलब का रेशियो डेसिडेंडी लिखा है। प्रतियां, कॉपीज, हमेशा जजमेंट की कम से कम 2 प्रतियां तैयार करें, एक कॉपी जज साहब के लिए और एक कॉपी विरोधी पक्ष के वकील के लिए। बिना विरोधी वकील को कॉपी दिए जजमेंट पेश करना पेशेवर शिष्टाचार है साथियों, पेशेवर शिष्टाचार के खिलाफ है ये। साइटेशन बोलना, बहस के दौरान जजमेंट पेश करते हुए हमेशा जोर से पूरा साइटेशन पढ़ें, जैसे माय लॉर्ड, श्रीमान जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1973 4 SCC 225 केशवानंद भारती केस प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं न्यायालय का ध्यान पैरा नंबर 15 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो साथियों, केस लॉ रिसर्च एक कला है जो रातों रात नहीं सीखी जा सकती है। एक न्यू एडवोकेट को रोजाना कम से कम 2-3 जजमेंट्स, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया जजमेंट आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हमेशा याद रखें, रिसर्च की शुरुआत बेयर एक्ट से होती है। पहले अपने बेयर एक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद सॉफ्टवेयर पर कीवर्ड सर्च करें, फिर जजमेंट का हेड नोट पढ़ें और अंत में उस जजमेंट के ओवररूल्ड होने की जांच करें। जो वकील अपनी केस लॉ रिसर्च में जितनी मजबूत रहेगा, कोर्ट रूम में उसकी दलीलें उतनी ही अकाट्य होती हैं। साथियों, धैर्य रखें, निरंतर पढ़ते रहें और सही रिसर्च टूल का उपयोग करें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी, आप निश्चित एक सफल अधिवक्ता बन पाएंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका सवाल हो तो टॉपिक से संबंधित हमें कमेंट कीजिएगा और नया टॉपिक किस पर चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। आपको बता दें, ये वीडियो हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें और आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।